अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से सबको सुबह बखैर। ज़िंदगी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज फ्राइडे है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से। मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए, आपकी ईमेल्स आई, मैसेजेस आई कि फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हैं, हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हम कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि मेंटली तो हम थक जाते ही हैं, बट फ़िज़िकली हम थक जाते हैं उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन हमें बाद में अंदाज़ा होता है जब वक्त के साथ साथ हमारी एज बढ़ती जाती है और हम अपना ख्याल नहीं रखते। उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होता है, फिर हमें जाके ख्याल आता है काश हम अपना ख्याल रख लेते। परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे साथ आज डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ख़ान बुख्ती, जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। जितने भी आप लोगों ने मुझसे सवालात जो आपने मुझे भेजे थे, वो सारे सवालात के जवाब आज मैं डॉक्टर मोहम्मद बुख्ती से लूँगी और उन सब सवालों के जवाब वो देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thank you so much. Thank you for inviting us here from the platform Dr. Isa Laboratory and Dr. Isa Physiotherapy Center. I'm very grateful to you. थैंक यू वेरी मच, आप आए, टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, फिज़ियोथेरेपी और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग इसको डिस्कस नहीं करते, कभी करना नहीं चाहते। खुदा न खास्ता लोगों को जब उनके फ्रैक्चर होते हैं, हड्डियां टूटती हैं, जब वो एज के साथ साथ आगे जाते हैं, तब उनको ख्याल आता है कि हम अपना ख्याल रख लेते, लेकिन उस वक्त तक टाइम गुजर जाता है। तो ज़रा लोगों को बताएं कि फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअली है क्या? देखें, बहुत सा क्वेश्चन है कि लोगों को ये चीज़ क्लियर करनी है कि आया फिजियोथेरेपी है क्या। देखें, फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली ये आप अगर हम बिल्कुल इसको इन शॉर्ट लें तो ये है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, ठीक है, बाय फिजिकल मीन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, एनी डिसफंक्शन बाय फिजिकल मीन्स कि जिसमें हम आपकी एक्सरसाइज वगैरह जो है वो हम करवाते हैं और उससे हमारी जो मोडालिटीज़ वगैरह होती हैं उनको हम यूज़ करके प्लान करके पेशेंट को जो है वो दोबारा से उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसकी तरफ उसको लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जो फिजियोथेरेपी कवर करता है? बहुत अच्छा सवाल। देखें, अब अगर आप ये कहते हैं ना कि कौन सी कंडीशंस नहीं हैं जिसमें फिजियोथेरेपी ना आए, तो ये एक सवाल बनता है। फिजियोथेरेपी जो है अब हमारी हेल्थ के हर कंडीशन से हम लोग जो है वो हमारे लिए वो होती है, यूज होती है। इसमें आपकी जो है आप पीट्स रिहैब ले लें, बच्चों से स्टार्ट करते हैं तो पीट्स रिहैब हो गई। आपने जैसे जिक्र किया ऑर्थोपेडिक रिहैब में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मेन रोल है इसका हमारी न्यूरो फिजियोथेरेपी जो होती है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा जो है मतलब समझें कि मेन रोल अगर आप आता है तो वो न्यूरो रिहेबिलिटेशन में आता है। फिर आपकी जेरियाट्रिक रिहैब है, फिर उसके बाद वुमेन हेल्थ है, फिर उसके बाद आपकी रिस्पायरेटरी रिहेबिलिटेशन है। मतलब आप ये समझें कि मेडिकल की रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें जो है फिजियोथेरेपी का कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा होता है पेशेंट को दोबारा बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए। अच्छा, ऐसे कौन कौन से डिजीज़ हैं करंटली, अगर मैं बात करूं कि कोविड की सिचुएशन है, तो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो आपने अभी करंटली कवर किए हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू? देखें, फिजियोथेरेपी कोविड में कंपलसरी थी। कंपलसरी थी। अगर आप किसी भी इंटेंसिविस्ट जो हमारे आईसीयू के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, उनसे आप जिक्र करेंगे इस बारे में, तो फिजियोथेरेपी का एक मेन रोल होता है पेशेंट को बेसिकली उसमें होता है। आपके कोविड में था क्या? कोविड में आपके जो होता है कि पेशेंट के जो लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहे थे, उसमें सीक्रेशन जो है वो जमा हो रही थी। अब फिजियोथेरेपी जो है उसमें आपकी पोस्टल ड्रेनेज चेस्ट फिजियोथेरेपी का जो है वो मेन रोल होता है। ठीक है, आपकी रिस्पायरेटरी रिहेबिलिटेशन में होता है। जब पेशेंट वेंट पे होता है तो उसकी पोस्टल ड्रेनेज, उसके सीक्रेशंस को हम लोग बल्ज आउट करवाने के लिए उसमें फिजियोथेरेपी ही यूज़ होती है। ठीक है, आप जब फिजियोथेरेपी करेंगे, पेशेंट पोजिशनिंग करवाएंगे, पेशेंट उस पोजीशन से पेशेंट जो है लेटेगा और उस आपके जो है उस पोस्चर पे आप उसकी जब उस पोजीशन में आप उसकी जो है वो थेरेपी करेंगे, तब जाके वो उसकी सीक्रेशन जो है बल्ज आउट होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद जब आप पेशेंट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब पेशेंट वेंट पे होता है, जब पेशेंट वेंट से बाहर निकलता है तो उस पेशेंट को वेंट, उसके बाद क्या होता है कि प्रोलॉन्ग बेड उसके वो होता है कि पेशेंट जो है आपका क्या कहते हैं, जो बेड रिटर्न होता है। ठीक है, बेड रिटर्न पेशेंट को क्या होता है कि जब आप पेशेंट रहेगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसा इनमें वीकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। इन पेशेंट्स की जो है फिर हम लोग जो है जनरल एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं पेशेंट की, जो है वो हम रिस्पायरेटरी आपके जो उसके लंग्स कैपेसिटी को बेहतर करने के लिए हम जो है उसकी रिस्पायरेटरी जो है हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो दोबारा बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहा होता है। अच्छा डॉक्टर बुख्ती, ये भी बताइएगा कि आप लोगों को तो ट्रीट कर ही रहे होते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है, एक बहुत ही टफ सिचुएशन हमारे मुल्क में रही है एंड अब सेकेंड वेव भी आने वाली है। तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ऑफिस वर्कर्स जो कि सब साथ होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, उठना बैठना भी होता है, जाहिर सी बात है
बीमारियां भी होती हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को कोई दिल का मरीज़ है, तो ऑफिस वर्कर्स के साथ आप लोग अपनी जो आपने पढ़ाई की है, जो प्रैक्टिस है, वो किस तरीके से करते हैं? देखिए बेसिकली ऑफिस वर्कर्स के लिए ना ये पूरा एक अलग डोमेन है, एर्गोनॉमिक्स इसको कहते हैं। ओके। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स आपको क्या बताता है? एर्गोनॉमिक्स आपको बताता है कि अगर आपकी हमारी जितनी भी हमारी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है या हमारी जैसे डेली अगर हम लाइफ अपने जो है फैमिली मेम्बर्स में रह रहे होते हैं, तो हमने बैठना कितना है, हमने बैठना कैसे है। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी कंप्लेंट होती है बैक की या नेक की कंप्लेंट लेके आ रहा होता है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई आपने अपनी सेटिंग जो है, क्योंकि ऑफिस आवर्स में आपको पता है कि 8 to 10 आवर्स की सीटिंग होती है, अक्सर जो है वो लोग 12 आवर्स जो है वो सारे जो है अपने ऑफिस में गुजार रहे होते हैं, तो उसमें जो मेजर टाइम जो होता है उनका जो 70% 80% टाइम वो उनका जो है वो सिटिंग में गुजर रहा होता है। अच्छा, ठीक है जी, तो वो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपना जब आप ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं तो आपका बेसिकली पूरा आपका वो होता है कि आपने किस लेवल पे अपनी चेयर रखनी है, आपके टेबल का लेवल क्या होना चाहिए, आपका जो की कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका लेवल क्या होना चाहिए, आपने कितनी देर बैठना है, आप आधे घंटे बाद बैठ के आप जो है फिर अपनी जो है वो चेयर आप छोड़ दें, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें ताकि आपकी स्पाइन पे जो है वो कम से कम स्ट्रेस आए, आपके जो वर्टिब्रल पीस हैं इस पर कम से कम लोड आए, क्योंकि आप जब चलते हैं तो वो लोड शेयर होना शुरू हो अच्छा जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि बच्चे सो रहे होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं वो लोग सो रहे होते हैं, सोते सोते में उनके पैरों में बाइटा आ जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए इसकी वजह ये होती है कि हम उनके आपके कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है। ठीक है। और ये होता क्यों है? अब पेशेंट जो है वो होता क्या है कि आपके एज के साथ साथ जो है हमारी मोबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 40 मैं अगर 12 घंटे या तो जो है 15 घंटे काम कर रहा हूँ दिन के अंदर, वो एट द एज ऑफ 70 या 65 जो है वो मेरे कम हो के, बल्कि होती भी नहीं है मोस्टली जो है हमारे यहाँ जो रिटायर्ड लाइफ हम लोग गुजार रहे होते हैं, तो आपके जो मसल्स उतना काम कर नहीं रहे होते हैं, आप उतना ज़्यादा लोड दे नहीं रहे होते हो, तो आपके जो है वो मसल्स का पंपिंग एक्शन है वो आपका जो है वो उसमें अफेक्ट हो रहा होता है। सेकंड थिंग मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब एज के साथ साथ आप जो है सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो मसल क्रैम्प जो है वो आने हो रहे होते हैं। अब आपको क्या है इसका, आप अपनी जो है डाइट आपने बेहतर करनी है, पोटेशियम आपने बेहतर करना है, पोटेशियम इंटेक सोडियम इंटेक आप बेहतर करेंगे तो ये क्रैम्प्स जो है ये आपको नहीं आएंगे। अच्छा, फिजियोथेरेपी जो है साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है? देखिए साइकोलॉजिकली आप जब अगर मैं अपने आप को फिजिकली फिट समझूंगा किसी चीज़ के, अपने किसी कोई भी अपने जो है वो जॉब परफॉर्म करूंगा और मैं उसको एज फाइनली जो है परफॉर्म कर देता हूँ, तो मैं साइकोलॉजिकली मैं समझूंगा हाँ यस सही, अगर हाँ मुझे काम है जो मेरा टास्क फॉर एग्जाम्पल मेरी 8 घंटे मुझे सिटिंग करनी है अपने ऑफिस के अंदर, और 8 घंटे से 2 घंटे बाद जो मुझे शरीर पेन हो जाता है, तो वो फिर मेरे लिए स्ट्रेस का वो मेरे मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों में शामिल हो रहा होता है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी आपको जो है उस स्ट्रेस से निकाल रहा होता है, जब आपका पेन रिलीफ होता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्राइव करके ऑफिस जा रहे होते हैं, फिर ऑफिस से उनको दूसरे काम भी होते हैं, तो लोग गाड़ी में बैठने से पहले इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, और फिर लोगों को शिकायतें होती हैं कि गाड़ी चला चला के हमारी कमर में दर्द हो गया, हमारे पैर सुन हो गए। तो ये इसके पीछे क्या साइंस है? वजूहात ये हैं, अगर हम आपका होता है कि कार में आपकी सिटिंग जो है पोस्चर कैसा है, आपकी कैसा होना चाहिए? देखें एग्जैक्टली आपका पोस्चर जो है कार के अंदर आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो, ठीक है, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट हो, आपके लेग रूम जो है उसमें हल्का सा इतना आपके जो बेसिकली आपका जो नी और आपके जो कार के पैंडल्स होते हैं, जो उसमें ब्रेक एक्सीलेटर और क्लच होता है, इसमें एटलीस्ट इतना गैप हो कि आपका नी जो है वो बैंड हो रहा हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे लेने आने के लिए सीट हम लोग बहुत ज़्यादा अपने जो बैक रेस्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हैं, और सीट जो पीछे करके जो है वो थोड़ा सा एक आजकल स्टाइल ही बना हुआ है ना कि आपने ऐसे बनाना है, तो वो बेसिकली आपने थोड़ा सा उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि वो आपके और आपके क्या करता है, जब आप मुसलसल आपका अगर हाथ ऐसे होगा तो वो आपके मसल्स जो आपके ट्रेपेजियस मसल्स होते हैं वो उस पर एक्सेसिव लोड पुट कर रहा होता है, तो वो बेसिकली अगर हमने इस पे ये चीज़ क्या है, ये आपकी एर्गोनॉमिक्स है, ये एर्गोनॉमिक्स जो मैं जिक्र किया ना कि पोस्चर हम किस तरह से बेहतर करें, अगर आप पोस्चर सही रखेंगे ड्यूरिंग ड्राइविंग तो डेफिनेटली आप चाहे आप अगर अपना 8 घंटे की ट्रैवल कर लें तो आपको ये पेन नहीं आता। अच्छा, मैंने ये भी देखा यंग बच्चों में, दोज हु आर वेरी स्किनी, अच्छा उनकी हाइट होती है बट बैंड हो रहे होते हैं वो, मतलब उनका पोस्चर बिल्कुल ही मतलब झुक रहा होता है। यंग एज में मैंने बच्चों को देखा है, ये भी टोका जा रहा होता है कि सीधे होके चलो। हाँ, वो जुल्म ये है कि बच्चों के साथ हम ये देखते हैं ना कि आप उनका कोर्स देखें, हाँ। तो उनका जो बैकपैक होता है जो स्कूल के लेवल लेके जा रहे होते हैं, वो असल इसमें मेजर रोल उसका होता है कि बच्चे की एक तो न्यूट्रिशन आजकल हम लोग ऐसी है नहीं, ठीक है,
वो बच्चा इतना हेल्दी होता नहीं। उसके बाद जो उसका बैक का लोड होता है, बच्चा उसको कैरी करने के चक्कर में उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है ताकि पीछे वो ना गिरे। अब वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते करते उसका पोस्चर ऐसा होता है। अब हम यही कहते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को जो है वो ट्रॉली वगैरह जो बैग होते हैं वो आप दें ताकि बच्चे का पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रहे और उसका लोड जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये चीज़ें हम लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बच्चे का पोस्चर जो है वो, हाँ बच्चे से आप बोलेंगे लाइट एक्सरसाइज जो होती हैं वो अब बच्चे कर लें। क्या लाइट एक्सरसाइज होती हैं? एक्चुअली मसला सारा ये कि हमने क्योंकि सेलफोन्स का इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो हम चलें ठीक है अब तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन मैंने अगर पर्सनली देखा तो बच्चों ने हाथों में फ़ोन लिया हुआ था, वैसे ही वो बेचारे झुक रहे होते हैं। Exactly. ये मेन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ जो है ना ये एक मेन फैक्टर है जो बच्चों के पोस्चर ख़राब कर रही है। आजकल के आपको देखेंगे 10 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा वो स्टू पोस्चर में होता है। वो यही होता है कि उसके कोविड की वजह से जो है आपने सही कहा कि वो जो है मुसलसल मोबाइल में किताबें तो सबने रख दी हैं, किताबें सबने फेंक दी हैं और अब जो है वो सिर्फ मोबाइल है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि बच्चों को मैक्सिमम आप अपने जो है फिजिकल एक्टिविटी भी दें। आपसे बोलेंगे भाई आप जाके अपनी टेरेस पे खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जो एक्टिविटी दूसरी आपकी होती हैं वो आप करें। इसका बजाय इसके कि आप 24 घंटे बच्चों को जो है वो एक आपके मोबाइल गैजेट दिए हैं, गैजेट्स ने बेसिकली बहुत ज़्यादा बच्चों को वो किया बहुत ज़्यादा। इससे पेरेंट्स को चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उससे हटाएं और बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि जो है बहुत सी एक्टिविटी है, रेसिंग है, कुछ भी स्कूल बच्चे आजकल स्कूल में पार्ट प्ले नहीं कर रहे होते, स्कूल में ही बैठे होते हैं। हम लोग स्कूल के ज़माने में बहुत ज़्यादा खेलते कूदते थे, हमारे उसके स्कूल के बाद आके फिर हम लोग बाहर खेलते थे। अच्छा, पहले ये भी होता था कि बच्चे मिट्टी में खेलते थे, उससे उनके हाथों में ग्रिप बनती थी और अब ग्रिप नहीं बनती है। जब आप जब अपने चीज हम बेसिकली हमारे जॉइंट्स हमारे मसल्स तब स्ट्रांग होते हैं जब हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं तो उसकी टोन बेहतर होती नहीं है। फिर आप बच्चे देखेंगे बच्चों का हाथ सॉफ्ट और बच्चा जो है वो आपको लेथर्जिक फील करेगा। अगर आज के आप बच्चे को फॉर एग्जाम्पल कहें कि भाई आप 50 फीट भाग लें या 100 फीट भाग लें तो बच्चा 100 फीट भागने में उसको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। अब कहेंगे 12 साल का बच्चा जो है ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो क्या है कि उसकी एक्टिविटी है ही नहीं, उस बच्चा वो एक्टिविटी करता ही नहीं है। अब जब तक आप करोगे नहीं, आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट करेगी नहीं, आपकी जो है कैपेसिटी लंग्स में उतनी बेहतर होगी नहीं तो आपको ज़्यादा सांस लेने का मसले होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने ये भी देखी है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वो वैसे ही वीक हो जाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हो जाए वो फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार करना हो जाते हैं। वो ट्रीटमेंट वो प्रॉपरली अपने नहीं करवा सकते क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि हड्डियाँ जैसे कि उंगली है वो मुड़ी हुई है तो मुड़ी रहती है, फिर 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद तो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। तो इसके लिए सजेस्ट किए जाते हैं विटामिन के इंजेक्शंस। क्या आप ये सजेस्ट करते हैं? क्या ये सही है, होने चाहिए? बेसिकली हमारा विटामिन B12 जो है बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मेन रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्चर में हमारा आप जैसे बताया कि फिंगर्स जो है वो सीधी नहीं हो रही, खुल नहीं हो रही। बेसिकली होता है कि आपके एक टर्म यूज हो रही होती है ट्रिगर फिंगर। अक्सर लोगों में ये होता है कि हर डायबिटिक पेशेंट को ट्रिगर फिंगर नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली हम ये होता है ओल्ड एज में या कोई ऐसी आपका पेशेंट अपना जो है डायबिटिक पर्सन जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में रहा है जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा हैंड की मूवमेंट ऐसी रही हो, वो उसमें डेवलप हो रहा होता है, तो वो उसको इतना बड़ा इशू नहीं होता। वो आप अगर हम फिजियोथेरेपी के थ्रू हमारी अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है जहाँ पे बेसिकली जिस टेंडन में ये आपका डेवलप हो रहा होता है उसका फाइब्रोसिस हम उसको ब्रेक कर देते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम उसको जो है सर्जिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हमारे होते हैं वो उसको भी डील कर लेते हैं। अच्छा, जो आपकी फंक्शनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं लोगों को सजेस्ट करते हैं? क्योंकि अब लोग जाहिर सी बात है आना हॉस्पिटल्स पसंद नहीं करते क्योंकि कोविड का भी सब घबराए हुए होते हैं। तो आप क्या, आपको कॉल पे भी आप एडवाइस करते होंगे, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो हम घर में कर सकते हैं? देखें, अब फंक्शनल ट्रेनिंग की ज़्यादा बात हो रही है तो हम ये देखते हैं कि आप पेशेंट का जो है वो कौन सा फंक्शन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट है, आया वो बैलेंस है, आया वो नॉर्मल वॉक है या उसकी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है वो मेन हमारा रोल प्ले कर रही होती हैं फंक्शनल मोबिलिटी के अंदर। आपकी कोऑर्डिनेशन हो गई, आपका बैलेंस हो गया हमारा और आपका गेट हो गया। अब इसके डिफरेंट फिर हमारे डोमेन एक्सरसाइज होती हैं हमारे, वो जो फिर हम उसको पेशेंट को गाइड कर रहे होते हैं। पेशेंट को विजिट एक बार करना पड़ता है ताकि हम उसको परफॉर्म करके बताएं। ठीक है, कि आप ये एक्सरसाइज ऐसे करेंगे और आपने इतनी रिपीटेशन करनी है और इतने दिन तक करनी है। अगर पेशेंट जैसे आजकल आपने कहा है कोविड है तो कोविड में पेशेंट ज़्यादा कतराते हैं तो पेशेंट हम देख रहे होते हैं कि हाँ भाई आप जो है वो करके आप हमें एक वीडियो बना के भेज दें, इसकी व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, कि उनके पेशेंट अटेंडेंट होते हैं उनको बोल देते हैं आप एक पेशेंट जब ये चल रहे हो, जब ये मोबिलिटी कर रहे हो, आपने हमें एक उनकी क्लिप बना के मुझे भेज देनी है। अगर वो सही कर रहे होते हैं तो हम ठीक है, नहीं होता तो फिर हमको करेक्शन करवा देते हैं, इनको ऐसा करवा दें
एक बार हमको जो है डेमो दे देते हैं, डेमो देने के बाद फिर हम जो है हमको तो वो अगर ऑन कॉल चल रहा होता है तो पेशेंट पे हम उसको पूछ लेते हैं। अच्छा, कोविड के टाइम में रिहैबिलिटेशन आपको कब कब ज़रूरत पड़ी रिहैबिलिटेशन की? कोविड तो एक तो बेसिकली पेशेंट वेंट पे होता है, उस सही। पे होती है, पेशेंट आउट ऑफ वेंट होता है, उस वक्त हो रही है, पेशेंट जब बेड रिटर्न हो रहा है, जब अपने घर वापस आता है तो ज़्यादा पता वीकनेस हो रही होती है पेशेंट में, ज़्यादा पता आप स्टैंडिंग नहीं हो पाती, पेशेंट वॉक करने में मसला हो रहा होता है, इसको डिजीनेस वगैरह हो रही होती है। तो इस पूरे फ्रॉम अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट डे 1 पे है तो ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम आप देख रहे हैं कि पेशेंट में वीकनेस डेवलप हुई है, अगर पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है तो फिर समझेंगे आपका फिजियोथेरेपी का डोमेन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रही है तो फिजियोथेरेपी का डोमेन आपका जो है आपकी नीड है और आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है। तो वो एज पर कंडीशन फिर हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट में ऐसा तो नहीं पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को जो है आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गई, हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई और डिफरेंट हमारी जो है गेट आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फंक्शनल डिसेबिलिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फंक्शनल डिसेबिलिटी देखें, फंक्शनल डिसेबिलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हाथ से पानी पी सकता हूँ, ठीक है, और मेरा बिल्कुल मेरा हाथ जाएगा आराम से गिलास को पकड़ेगा और वो आराम से पानी पी लूँगा। अब ड्यू टू एनी रीज़न मुझे स्ट्रोक हो जाता है, मुझे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उससे क्या होता है मेरे हाथ की जो मूवमेंट है वो वैसी नहीं रहती। अब फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है कि उस दोबारा पेशेंट को बैक टू द नॉर्मल लेके आया जाए, ताकि जो है वो अब वो होते क्यों है, अगर आप ऑर्थोपेडिक में हैं तो मे बी कोई नर्व लॉस हुई भी हो, कोई मसल कॉन्ट्रैक्चर वगैरह हो, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्चर है तो मसल कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ करेंगे, मसल वीकनेस है तो हम पेशेंट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हैं उनका प्रोग्राम और फिर जो है पेशेंट को जो दोबारा जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं फिर हम उसको दोबारा जो नॉर्मल लेके आते हैं। अच्छा, अक्सर ये भी सुनने में आती हैं, बातें देखने में आती हैं कि वो सो रहे थे, सोते सोते में उनको फालिज का अटैक हुआ, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो डिसेबल हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि जब हम सो रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरेट होते हैं, तो क्या उनका ताल्लुक होता है इलेक्ट्रोलाइट से? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। अगर आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस होगा डेफिनेटली आपके जो है वो कार्डिक पे इशू करेगा, पोटेशियम आपका कार्डिक पे इशू कर रहा होता है। अब ये बेसिकली होता है कि ये साइलेंट आपके अटैक हो रहे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता। पेशेंट अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ कार्डिक कंडीशंस चल रही हैं तो मैं एक एज अ मेडिकल पर्सन तो मैं उसको जो है वो क्या कहते हैं जो डिटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर कोई लेमैन होगा तो वो उसको बोलेगा शायद मैंने नाश्ता नहीं किया, शायद मैंने आज पानी कम पिया था, या आज जो है मैं काम मैंने ज़्यादा कर लिया तो मुझे इसलिए पेन हो रहा है। तो बेसिकली पेशेंट को ऐसा होता है, अक्सर पेशेंट का ये हो रहा होता है कि भाई पेशेंट हम सुनने में आते हैं कि सो रहे थे, सोने के बाद उठे जो है वो फालिज हो, बेसिकली उनका बीपी जो है वो पहले से ही चल रहा होता है, इतना रेज होता है। इस चीज़ को हम कैसे पता लगा सकते हैं, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं कि हमें तो नहीं पता होता? देखें, इसके कुछ साइन होते हैं, ठीक है। आपको अगर घबराहट हो रही है, आपको पैल्पिटेशन हो रही है तो आपने अपना ECG करवाना है, आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है। आपने अपना जब आप ये चेक कर लेते हो तो अगर बीपी इसमें आपको कुछ फाइंडिंग आती हैं कि आपका बीपी जो है वो रेज है, या आपके ECG में कोई ऐसे जो है ऐसे आपके वो आ रहे अपने क्या कहते हैं साइंस आ रहे हैं, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो या तो कार्डियो जो आपके क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे आपने जो है वो कंसर्न करना होता है, या फिर आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप उनसे कंसर्न करेंगे, फिर वो आपको रेफर करेंगे। हाँ भाई कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कार्डिक आपको कोई इशू चल रहा है तो फिर आपको कार्डिक रिहैब होती है, वो थ्रू तो फार्माकोलॉजिकली तो चल रहा होता है, बट थ्रू फिजियोथेरेपी फिर वो कार्डिक रिहैब की तरफ पेशेंट आता है, फिर हम उसको कार्डिक रिहैबिली जो है उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग फिजियोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी के दरमियान इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? अब दोनों का मतलब सेम है। अब काम फिजिकल थेरेपी अगर आप असल लेंगे तो फिजिकल थेरेपी है मींस ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मींस, ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मींस, उसको हम शॉर्ट ले लें तो वो फिजियोथेरेपी हो जाता है। अब वो ये चीज़ है, बाकी दोनों सेम है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो यकीनन लोग आपसे ये आके डिबेट करते होंगे कि आप फिजिकल थेरेपी के हवाले से हमें ट्रीट करेंगे या आप फिजियोथेरेपी के थ्रू जाएंगे, सो आप कन्विंस कैसे करते हैं लोगों को? बताते हैं कि दोनों चीज़ें देखें आपकी, देखें एक होता है देखें फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन। अब फिजियोथेरेपी जो है ना, फिजियोथेरेपी एक रिहेबिलिटेशन का सामने एक डोमेन आ जाता है। रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है, जिसमें आपके जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट है, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, आपके स्पीच थेरेपिस्ट है, और हमारे जो है आपके डिफरेंट हमारे मेडिसिन जो आता है रिलेटेड डॉक्टर होते हैं वो आ रहे होते हैं। अब पेशेंट से अगर करें ना फिजियोथेरेपी और फिजिकल में बोलते हैं भाई पेशेंट एक ही चीज़ है, आपको कंप्लेन क्या है, उस कंप्लेन को ट्रीट करना बेसिकली, ठीक है। अगर रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि
बैक टू द नॉर्मल। बैक टू द नॉर्मल, ओके। तो बस हम पेशेंट को ये फॉलो करते हैं कि इसमें आपने बेसिकली आपकी जो ये लाइफस्टाइल पहले आप जो गुजार रहे थे, हमने आपको दोबारा से उस पे लेके आना है। जो आप जिससे अपना डिफ़िकल्टीज अभी आप फेस कर रहे हैं, हमने आपको इस डिफ़िकल्टी से निकाल के दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास लास्ट के कुछ सेकंड्स रह गए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, ये बताइएगा कि ओबेसिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये कि आजकल लड़के जो हैं जिमिंग कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पाइन जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। आई गेस उसको स्कालियोसिस कहते हैं। तो देखिए, स्पाइन हिलना वो ये होता है कि आपके मसल स्पैज़म हो जाता है। स्कोलियोसिस इस आपके स्पाइन का जो है वो शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्या रीजंस होते हैं? देखिए, इसके रीजन होते हैं प्रॉपर पोजीशनिंग। तो ये सही हो जाती है? देखें, वो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की उसके जो है कंडीशन है। इसके डिफरेंट ग्रेड्स हो रहे होते हैं कि ग्रेड 1, 2, 3, ठीक है। हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट किस ग्रेड में है। ग्रेड 3 भी पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाता है बाय फिजियोथेरेपी, अगर वरना फिर आपको जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। वरना ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो है वो इजीली जो है वो मसल स्ट्रेन वगैरह होते हैं, वो पेशेंट हम लाते हैं, अपना पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको हम जो है वो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह होती हैं, मैनिपुलेशन होता है, मोबिलाइजेशन वगैरह होती है, वो हम अप्लाई करते हैं। उनको मसल रिलैक्सेशन, बेसिकली मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती हैं, वो अप्लाई करते हैं, तो उस पेशेंट नॉर्मल। ठीक है, लास्ट में जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, जो पोजीशंस पे काम भी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से अपने स्किल्स को ग्रूम कर सकते हैं और आगे आप अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं? उनके लिए इसके मैसेज यही है कि आप अपने आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, अब हमारी टेक्निक्स आ रही हैं, उनको आप फॉलो करते रहें, अब अपडेटेड रहें। माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा फीचर है इसका फिजियोथेरेपी का, तो ज़रूर आएँ और ज़रूर उसको फॉलो करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज जो हैं डॉक्टर मोहम्मद ख़ान बुख्ती मौजूद थे, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से। काफ़ी अच्छा ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या, इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल करना चाहिए। यकीनन आप सब लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। सेहत है तो जहान है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।